आ जाओ। ओके, और बच्चों स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, फटाफट करेंगे, जो तेज तेज है। लिखेंगे नहीं, सिर्फ एंट्री पास करेंगे, क्योंकि अब अपने आप लिखते रहना। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स, बैलेंस कैश इन हैंड 4000, ओवरड्राफ्ट 50,000। आप बोलते जाओ, मैं करता हूं, मैं पढ़ूंगा नहीं, आप बोलो मैं करता हूँ। बोलो, पहले तारीख बोलो, सबसे पहले तारीख। चौथा महीना हाँ 2019। 2019। हाँ बोलो, क्या बोल रहा है? टू बैलेंस बीडी कितना? 4000 और दूसरे उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट कितना? ये 50,000 लो जी, ये आ गया बाय बैलेंस बैलेंस बीडी। सीडी नहीं आएगा बेटे, बीडी आएगा, ओपनिंग बैलेंस से। ठीक है जी, ओवरड्राफ्ट है तो उस तरफ आ गया और पैसा है तो उस तरफ आ गया। अगला बोलो, एंट्री बोलो जल्दी से। नेक्स्ट एंट्री, कोई ऊंचा पढ़ो ना यार, कोई तो पढ़ो। मैं तो मेरे को यार मैं पढ़ा, क्या लिखा है? इन्वेस्टेड फर्दर कैपिटल रुपीज 1 लाख आउट ऑफ विच 60,000 डिपोजिटेड इनटू द बैंक। सुनो मेरी बात, वो फिर और पैसा लेके आया 4 तारीख को। कितना? 1 लाख लेके आया। ये देखो 4/4/2019 को पैसा आया। फर्दर कैपिटल लिखो, टू कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा आया? 1 लाख आया, जिसमें से 60,000 बैंक में आया और 40,000 कैश आया। लो जी, हो गया। और बताओ अगली एंट्री। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6%। सोल्ड गुड फॉर कैश, कैश में माल बेचा तो क्या लिखूंगा? टू, सेल्स अकाउंट और फिर टू, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, फिर टू, आउटपुट एसजीएसटी। तारीख बोल, तारीख 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 5 तीनों की कितने के गुड्स बेचे? 30,000। और फिर 1800 हो गया हमारा ये। चलो होगी बात, तो आगे बढ़ जाओ, आगे जल्दी बढ़ो, आगे तेज। परचेज गुड्स रुपीज 55,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच एंड इशूड अ चेक फॉर द सेम। अच्छा जी, बाय परचेज। डेट बोल देना मुझे, डेट 5 तारीख 10 तारीख 10/4/19। बाय परचेज अकाउंट कितने के गुड्स खरीदे? 55,000 के। और 55,000 पे 6% कितना होता है? जिसमें लिखा जाएगा बाय इनपुट सीजीएसटी लो जी, लो आगे बोलो जल्दी। हो गया। नेक्स्ट बोल दो। Paid to Ram Vilas, our creditor, 25,000, discount out by 1,000. पेड टू राम विलास आवर क्रेडिटर्स 25,000, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 1,000। आई थिंक 24 लेना चाहिए हमारे को, 25. है 25। राम विलास को पे किया तो क्या लिखा है? बाय राम विलास। कौन सी तारीख को दिया है? 11 तारीख। कितना दिया है? ये 25,000 चेक से दिया ना? Cash दिया। कैश दिया है? मतलब बताया नहीं है कुछ तो फिर कैश क्रेडिट है। नहीं, कैश नहीं, उसको उधार दिया है क्रेडिटर वाले को। 1,000 just है, discount out बट इसकी एंट्री यहाँ नहीं होगी, इसकी जनरेटरी करनी पड़ेगी अलग से। अलग से। अगर ये डिस्काउंट कॉलम वाली कैश बुक होती तो एंट्री पक्का करता। ये कैश एंड बैंक कॉलम वाली है, इसमें डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाते हैं। रेंट ऑफ रुपीज 8,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच पेड बाय चेक। 14 तारीख को रेंट पे किया बाय रेंट अकाउंट, बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी। कौन सी तारीख? 14/4/2019। कितना रेंट दिया भाई? और 8,000 पे कितना टैक्स है? लो 480 इतने आएगा ना 8,000 पे। हाँ जी, आगे बढ़ जाते हैं, आ जाओ आगे बढ़े। फिर बोलता है ऑफिस फर्नीचर परचेज्ड एंड अ चेक ऑफ 22,400 इशूड फॉर द सेम इंक्लूडिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑफ 6% ईच। अरे सुनो मेरी बात, सुनो कितनी खतरनाक एंट्री बताई। ऑफिस फर्नीचर परचेज किया और चेक इशू किया 22,400 का। और सुनो आगे क्या लिखा है, कहता है इंक्लूडिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑफ 6% ईच।
यानी इसके अंदर सीजीएसटी और एसजीएसटी इंक्लूड है। पहले से 22,400 की जो पेमेंट की उसमें इंक्लूड है, तो हम सिर्फ डालते हैं बाय फर्नीचर 22,400। यहां लिखो बाय फर्नीचर 22,400, बाय फर्नीचर 22,400। ये एंट्री पास कर दो। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो इसको अलग कर, आप इसको अलग भी कर सकते हो। कितना पेमेंट की है? 22,400 इंटू 1.12 कर लो, ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। 18,666 नहीं, ऐसे छोड़ दो, बस एंट्री डाल दो इस तरीके से। ठीक है, ये वाली एंट्री ठीक है, फर्नीचर करके डाल दो। और बताओ क्या एंट्री है उसके बाद? ड्यू चेक फॉर पर्सनल यूज 5,000, 5,000 का चेक निकाला पर्सनल यूज के लिए, तो हम लिख देंगे बाय ड्रॉइंग्स। कितना? 5,000। कौन सी तारीख है ये? मैं तारीख कितना भूल गया। फर्नीचर वाली तारीख थी 15 और ये है 16। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। पता क्या, इस एंट्री को हम बाद में तोड़ के करेंगे 22,400 वाली को। अगर असूल की बात करें ना, हम सही तरीके से बात को सोचें, अकाउंट को सही तरीके से करें, तो फर्नीचर 22,400 का नहीं है। फर्नीचर के अंदर टैक्स भी इंक्लूड है। अगर हम सही बात को समझें और सही बात को करने की कोशिश करें, तो फर्नीचर की जो कॉस्ट है वो 22,400 नहीं है। फर्नीचर 22,400 का नहीं था, उसके अंदर 12% टैक्स इंक्लूड था। आपने अलग किया इसको, हमें अलग करना चाहिए था। सही मायने में इस एंट्री को अलग करना चाहिए था, क्योंकि फर्नीचर 22,400 का नहीं है। इसके अंदर फर्नीचर के अंदर इनपुट सीजीएसटी भी है और इनपुट एसजीएसटी भी है। तो आप इस एंट्री को अभी हटाओ या लिखो फटाफट जल्दी से। यहां लिखो बाय इनपुट सीजीएसटी, फिर लिखो बाय इनपुट एसजीएसटी। ये भी 15/4 को और ये भी 15/4 को, क्योंकि अगर हमने ऐसा काम किया तो अकाउंट का प्रिंसिपल गलत हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इज नॉट 22,400, द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इज 22,000 लेस 12%, जिसमें 6% क्या है हमारे पास वो है। तो 22,400 का अगर हम 12% निकालें, माइनस कर दे, तो आता है 19,712। इतने का फर्नीचर है 19,712, क्योंकि 19,712 के ऊपर अगर 12% लगाया जाए तो ये आता है, कितना बन रहा है? 22,400। नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, एक मिनट होल्ड करो, एक मिनट होल्ड करो। इसमें जरा मैं देखूं, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमारे को। इसमें गड़बड़ हो रही है, ऐसे नहीं चलेगा। कोई एंट्री है इसके साथ की हमारे पास? कहीं कोई एंट्री है? इसको होल्ड करना चाहिए वीडियो। चलो आगे आ जाओ। तो सुनो मेरी बात, तो यहाँ पे जो एंट्री पास होगी ना फर्नीचर के टाइम पे, वो 22,400 की नहीं होगी। फर्नीचर 22,400 का परचेज नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर टैक्स इंक्लूड है, तो टैक्स को अलग करना पड़ेगा, फर्नीचर को अलग करना पड़ेगा। मैं गलत एंट्री आपसे पास नहीं करवा सकता। और जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स है यही बोलता है कि फर्नीचर के अंदर टैक्स इंक्लूड नहीं कर सकते आप, उनको अलग करना पड़ेगा। तो अलग करने का सबसे आसान मेथड मैंने आपसे ये कहा कि जब हमें टैक्स के साथ इंक्लूड है तो हम क्या करें? यहां लिख लो अभी, आप ये बात आप लिख लो। टोटल कितना था? 22,400 इंटू 100 डिवाइड बाई 112। इस तरीके से आप करोगे तो आपका आंसर आएगा। मतलब जितना भी टैक्स है, 6% टैक्स था, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, दोनों का टोटल हो गया 12%। यानी जितना भी टैक्स है इंक्लूड, जब कभी इंक्लूड का केस आएगा तो 100 डिवाइड बाय 100 प्लस द टैक्स मीन्स 112। इसके बारे में डिटेल में पक्का सिखाऊंगा मैं, जब कभी कहता हूं ना सिखाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, पक्का डिटेल में बताऊंगा। लेकिन बेटा बहुत लंबा चक्कर है, ये बहुत बड़ा देसी मेथड है इसको निकालने का। मैं आपको पक्का डिटेल में लेके जाऊंगा, लेकिन 12th क्लास के अंदर आप चाहो तो इस पर 12th क्लास करके क्रॉस मार दो। पक्का 100% सिखाऊंगा, और वो भी 12th क्लास के अंदर अक्टूबर के महीने में, शुरू में नहीं, अक्टूबर के महीने में, जब मैं चैप्टर करवाऊंगा रेशियो एनालिसिस का। वो तीसरी किताब में है, 3 किताबें 12th क्लास में, तीसरी बुक में एक चैप्टर है रेशियो एनालिसिस, उसके अंदर मैं पक्का आपको 100% सिखाऊंगा। आप चाहो तो 12th के बच्चों से पूछ लेना, जब उनको ये चैप्टर करवाऊंगा मैं सिखा दूंगा। ये काम ऐसे कैसे बनता है मैं इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा। ये मेरा देसी फॉर्मूला बनाया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा बनता कैसे, लेकिन अभी नहीं, अभी लिख लो आप, ठीक है जी। लो आगे एंट्री बढ़ते हैं, आ जाओ, टाइम पास ना करें, आगे चले। आगे कहा थे हम?
आ जाओ, एक ही क्वेश्चन मुश्किल से हो पाएगा। हाँ, आगे क्या बोलता है, ये तो हो गया। ड्रू चेक फॉर पर्सनल यूज, 16 तारीख को पर्सनल यूज के लिए ये लो, 16 तारीख को हमने चेक निकाला और क्या लिखा, पर्सनल यूज। ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है भाई, कितना, बाय ड्रॉइंग 5000। मैं इसको हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। लो चलो, हो गया काम खत्म। लो जी, अगला बोलो जल्दी से, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट क्या है, फटाफट बोलो। कलेक्शन फ्रॉम अतुल ₹15,000 डिपोजिटेड इन द बैंक ऑन 19 अप्रैल। सुनो, 18 तारीख को अतुल से पैसा आया, चेक तो नहीं आया, चेक तो नहीं बोल रहा ये आया, ये बोलता है अतुल से 15,000 आया और हमने डिपॉजिट किया बैंक के अंदर 19 अप्रैल को, तो हम 19 अप्रैल में पैसा दिखा देते हैं, क्योंकि चेक नहीं बोल रहा है इसलिए चेक इन हैंड नहीं ले रहा हूं। इसने कहा अतुल से आया पैसा, हमने उसको रख लिया घर के अंदर और 19 को जमा कराया। लेकिन असूल की बात करूं तो आपसे सच्ची बताऊं, पहले पैसे का आना दिखाना चाहिए था, फिर कॉन्ट्रा एंट्री करके पैसे का जाना दिखाना चाहिए था। अगर हम सही बात करें ना, आंसर तो मिल जाएगा, जैसे मर्जी करो, लेकिन अगर सही मायने में बात की जाए, क्योंकि चेक नहीं है कैश है, तो 18 तारीख को हमें कैश की इनटेक दिखानी चाहिए थी। यहाँ पे लिखना चाहिए था 18 तारीख को क्या, टू अतुल, कितना, 18,000। और 19 तारीख को हमें कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी चाहिए थी कि अब वो पैसा चला गया। अब मुझे मालूम नहीं ये कैसे करता है, लेकिन सही तरीके से ऐसे काम होना चाहिए। अब इसने कोई हिंट दिया नीचे, कुछ देख रहा है, कुछ बोल रहा है नहीं, कुछ नहीं बोलता, तो हम अपने तरीके से काम करते हैं। आ जाओ, हम अपने स्टाइल से काम करते हैं। ये लोग हम ऐसा ही करेंगे जैसा अतुल करना चाहिए, जो सही है। तो 18 तारीख को पैसा दिखाओ, 18/4 को दिखाओ टू अतुल। कितना आया अतुल से, 15 के 18 लो, पहले कैश में दिखा दिया 15,000, ये देख रहे हो, अतुल से पैसा आया 15,000। 19 तारीख को बैंक में जमा कराया, तो मैं 19 तारीख की एंट्री करता हूं। 19 तारीख को देखो, पैसा कैश से निकल गया और बैंक में चला गया, ये आ गया बैंक के अंदर, और यहां कैश से निकल गया। बोलो यहां पे क्या लिखा जाएगा, टू, और कौन सी एंट्री, और यहां क्या लिखा जाएगा, बाय, और ये कौन सी एंट्री, वेरी गुड, कॉन्ट्रा एंट्री। लो जी, असूल तो ये बोलता है, इस तरीके से काम होना चाहिए। आ जाओ आगे चले, नेक्स्ट एंट्री को पढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या बोलती है, गुड्स सोल्ड टू अमृतराज, गुड्स सोल्ड टू अमृतराज फॉर ₹80,000 प्लस CGST एंड SGST। अमृतराज का नाम है, ना कैश ना चेक, ये नहीं आएगा, ये उधार की सेल है। गुड्स सोल्ड टू अमृतराज, फिर चेक आया, कैश आया, फिर मैं एंट्री क्यों करूं कैश बुक में, इसमें नहीं आएगी। आगे आ जाओ, received a check of ₹88,000 from अमृतराज in full settlement of his account deposit in the bank on 28 अप्रैल। सुनो, 25 तारीख को चेक आया अमृतराज से, 28 तारीख को जमा कराया गया। 25 तारीख को जब चेक आता है ना, हमने जमा नहीं कराया, तो मालूम है क्या एंट्री पास की होगी, हमने लिखा होगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अमृतराज। ये 25 तारीख को एंट्री पास की होगी। 28 तारीख को चेक जमा करा दिया, तो मैं 28 की एंट्री दिखाता हूं यहाँ पे। 28 को मालूम है क्या एंट्री पास करूंगा मैं, टू चेक इन हैंड, पता है कितना, 88,000। अमृतराज नहीं लिखूंगा यहाँ पे अब, क्योंकि 25 को चेक आया था, तो मैंने 25 तारीख को ये एंट्री पास की होगी। मैं कहाँ दिखाऊं आपको, ये दिखेगा नहीं। 25 तारीख को क्या एंट्री पास की होगी, मैंने ऐसा लिखा होगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अमृतराज, मैंने ऐसा लिखा होगा। सर वो भी 25 तारीख की एंट्री नहीं करनी ना, क्यों एंट्री करेंगे, 25 हम तो वही एंट्री करेंगे जिस दिन पैसा गया बैंक के अंदर। कौन सी तारीख को गया, 28 तारीख को। तो क्या लिखा जाएगा, टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड, ठीक है। तो सर इससे ऊपर वाली में तो चेक आया था, पर दिया नहीं था बैंक के अंदर, कौन सी तारीख, इससे पिछली वाली, ऊपर वाले में है, ये चेक नहीं था बेटे, कैश ही आता, कहीं लिखा नहीं था कैश है ना, लिखा था कलेक्शन फ्रॉम अतुल ऑन 18 एंड डिपॉजिट द बैंक ऑन 19। मैंने 18 को पैसा दिखाया, आ गया, 19 को चला गया, बैंक में चला। ऐसे भी दिखा कि चेक आ गया फिर चला गया। अरे नहीं, मेरे पास चेक आया तो बैंक में तो नहीं गया ना, तो फिर बैंक में एंट्री क्यों डाल, वो भी दिया होना था, कौन सा, वो भी तो कैश तो आ गया कंपनी में, तो कैश अकाउंट तो है, ये मतलब कैश हवा में थोड़ी रहा, डाला थोड़ा था कंपनी के अंदर भी। अरे तो कैश कंपनी में डालते हैं कैश, मतलब जिसको भी देना होता है। अरे यार कैसी बात कर रहे हैं, अभी आप दुकान पे बैठे हो, मैं अतुल हूँ, मैं आपको पैसे देके गया, ये पकड़ो बड़े पैसे ले लो 15,000, ले लिया आपने मेरे से, रसीद बना के दे दी,
उस पैसे का आपने क्या किया, मैं क्या पूछूं आपसे? मैं पैसे दिया है ना आपको 15,000, पैसा चला गया आपके ऑफिस में, आ गया ये लो। अगले दिन आपने इसको अपने खजांची को बोला जा जमा करा के बैंक में, ये बैंक में जमा करा के आया। समझे मेरी बात था? और उसमें भी तो हम उसमें फिर चेक मैंने ले लिया था, अगले दिन उसको दिया। हाँ तो चेक लिया तो चेक कहाँ आया? बैंक में गया चेक? तो वो भी खजांची को दिया तो हमारे को अगले दिन दिया ना। अरे यार समझाओ इसको यार। हैं? अगर आपके पास चेक आता है, अगर आपके पास चेक आता है, नहीं सुनो ना, अगर आपके पास चेक आता है तो चेक सीधा बैंक में जाना चाहिए। या तो चेक बैंक में जाएगा, या तो चेक बैंक के अंदर जाएगा उसी दिन जिस दिन चेक आया, या चेक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी, या फिर चेक के बारे में इन्फॉर्मेशन दी होगी। 3 बातें होती हैं, 3 ही बातें हो सकती हैं। यहाँ जिस दिन चेक आया उस दिन आपने बैंक में नहीं भेजा, तो जिस दिन चेक आया उस दिन आपने एंट्री पास कर दी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अमृतराज, और बैठ गए आराम से। 2 दिन के बाद आपने उस चेक को बैंक में डाला, तो जिस दिन बैंक में जाएगा उसी दिन उसकी बैंक में एंट्री होगी। सर कैश की एंट्री आपने उस दिन में क्यों कर? अरे तो कैश अकाउंट तो बना रहा हूं मैं, कैश का अकाउंट तो मैं बना रहा हूं, क्योंकि कैश में तो पैसा आ गया तो कैश में दिखाना पड़ेगा। लेकिन चेक आया है, अभी बैंक में डाला नहीं है, तो बैंक में कैसे दिखाऊं? जिस दिन बैंक में डालूंगा उस दिन बैंक में दिखाऊंगा ना। अब मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अभी यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ मैं एंट्री लिख रहा हूँ, इधर देखो मैंने एंट्री लिखी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अमृतराज 88,000। बोलो कैश में और बैंक में कहा जाएगा ये? बोलो ना, इनमें से कोई चीज कैश में जा सकती है? इसमें कैश का नाम है कहीं? नहीं। बैंक का नाम है कहीं? तो फिर अरे भाई एंट्री देखो, आप एंट्री क्या पास की? कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अमृतराज। आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो? कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, दोनों का नाम है कहीं? अब सुनो मेरी बात, ये एंट्री कब की आपने? 25 तारीख को। 28 तारीख को आपने एंट्री पास की, 28 को इस चेक को बैंक में डाल दिया। मालूम क्या एंट्री पास हुई? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अब चला गया ये कौन से अकाउंट में? बैंक अकाउंट में। कौन सा अकाउंट बना रहे हो आप? बैंक अकाउंट। कैश तो है नहीं ना, कौन सा अकाउंट है? बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट में एंट्री कहाँ जानी चाहिए? ये कहाँ है? क्रेडिट में। तो एंट्री कहाँ जाएगी? कोई कंफ्यूज बिना बात किया, छोटी सी बात में कंफ्यूज मत हो आप बिना बात। वो कैश का मामला था, कैश आया तो आपने एंट्री पास की। कौन सी एंट्री पास की आपने? ये देखो, जब कैश आया अतुल से तो आपने एंट्री पास की 18 तारीख को। क्या एंट्री पास की मालूम है आपने? कैश अकाउंट डेबिट टू अतुल। क्या लिखा आपने? 18,000। बोलो कौन सा अकाउंट बना रहे हो आप? कैश। तो कैश में एंट्री जाएगी ना, कहाँ गई? अतुल। अगले दिन आपने उस पैसे को बैंक में डाल दिया, अगले दिन वो पैसा बैंक में चला गया, तो क्या एंट्री पास की आपने? सर बिजनेस में कैश आया, अगले दिन बैंक में डाल दिया और चेक ये लो, क्या एंट्री पास की? होगी कॉन्ट्रा एंट्री पास, होगी ना कॉन्ट्रा? बैंक में भी आ गया, कैश में भी आ गया। वहां चेक इन हैंड था। चेक इन हैंड के केस के अंदर जब चेक इन हैंड आपके पास चेक आया, जब तक वो बैंक में नहीं गया आप इसमें एंट्री नहीं कर सकते। वो एंट्री थी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अमृतराज, उसका ना तो कैश पे इफेक्ट आ रहा है ना बैंक पे इफेक्ट आ रहा है। आप बात समझ गए? अच्छा बिना बात के टाइम वेस्ट करो यार। चलो आइए, डाउट होने चाहिए क्लियर। आओ आगे बढ़े। नेक्स्ट तो बहुत छोटी बात थी, आ जाओ आगे चले। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है हमारे पास जल्दी से? अगला क्या है? ड्रू फ्रॉम द बैंक फॉर सैलरी। ड्रू फ्रॉम द बैंक फॉर सैलरी ऑफ द ऑफिस स्टाफ। अब हमने 25,000 रुपए का चेक लिखा है बैंक से और सैलरी के लिए लिखा है, तो आप डाल सकते हो सीधा बाय सैलरी। कितना? कितने का चेक है? 25,000। कौन सी तारीख है भाई? तारीख बोलो। लो अगला बोलो क्या है हमारे पास? नेक्स्ट, पेड सैलरी ऑफ द मैनेजर बाय चेक। ये भी सैलरी है 10,000। फिर लिखो बाय सैलरी 10,000। ये कौन सी तारीख? 29 है ये भी। लो हो गया काम खत्म, हो गया काम खत्म, बिल्कुल खत्म हो गया काम। देखो लो आ जाओ फटाफट जल्दी से, आओ फटाफट खत्म करें। नहीं अलग अलग 2 दिए में 2 कर दी, ठीक है जी। ये भी सैलरी अकाउंट और ये भी सैलरी अकाउंट। चलो आ जाओ फटाफट से खत्म करें। और सुनो मेरी बात, पता है क्या, मैं आपको दिखाता हूँ तरीका और इसको करने का, लेकिन अभी नहीं, पहले इसको खत्म करते हैं। आ जाओ, ये देखो 4,000 प्लस
40,000 प्लस 92,600 कितना 92,600 लो यहाँ लिख लो, इधर नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पेंसिल से और आओ इसको भी लिखे 25,000 प्लस 15,000 ये आया 40,000। तो पहले कैश को बैलेंस करते हैं, आ जाओ। ये देखो कैश का बैलेंस कर रहा हूं, यहां पे बैलेंस करता हूं, थोड़ा नीचे जाके ये रहा, ये है 92,600 और 92,600 को बैलेंस करने के लिए मैंने निकाल दिया, उसमें से कितना माइनस किया 40,000 माइनस कर दिया, तो मेरे पास कितना आया 52,600। कितना आ रहा है बुक में कैश 52,000 वेरी गुड। बाय बैलेंस सीडी कौन सी तारीख 30/4/2019 कैश मेरा बैलेंस हो गया। अब बारी आई बैंक की, आओ बैंक की बात करें। बैंक है 60,000 प्लस 15,000 प्लस 88,000 1,63,000 यहां लिख लो 1,63,000। और हाँ अभी बंद नहीं करना, पहले इसका टोटल मार ले। ये आया 50,000 1,93,960 तो तेरा हिसाब कितना बड़ा सही है इसका मतलब। पहले कर लिया पक्का भैया। ये देखा भी कर रखा हूं ऊपर लड़ना नहीं है। 182,960 आ रहा है। बस नजर लगा कितना है 180 मेरा तो 182,960 आ रहा है, पता नहीं तुम्हारा क्या है। इतना तेरा क्या आया था 193 इतना ही आया। तो भैया देखो वो सेट ज्यादा ये सेट कम है, तो जो सेट ज्यादा होती है पहले उसको बंद करते हैं। ये लो 182,960 182,960 और इसमें से माइनस कर देंगे कितना 1,63,000 तो ये आ गया 19,960। ये हमारे पास क्या आया टू बैलेंस सीडी 19,960। आई बात समझ में। ये हमारी कैश बुक और बैंक बुक के अंदर ये हमारा कैश का बैलेंस, हमारे हाथ में पैसा है और बैंक के अंदर हम ओवरड्राफ्ट में खड़े हैं। अब आपसे कोई पूछे बैंक का कौन सा बैलेंस है, आप बोलोगे क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ओवरड्राफ्ट है। आपसे पूछे कैश का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। हमारे हाथ में कितना पैसा है 52,600। तो बैंक का बैलेंस कौन सा है क्रेडिट बैलेंस, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है। Whenever a bank is showing credit balance मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट। Whenever a cash is showing डेबिट बैलेंस मतलब हमारे पास कैश है। तो अब बुक ने क्या लिखा, देखो लिखा है बैंक बैलेंस क्रेडिट, लिखा ना क्रेडिट, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है। सुनो इधर क्रेडिट बैलेंस है, जो साइड ज्यादा होती है उसका बैलेंस गिनते हैं, ये वाली साइड ज्यादा है, तो कौन सा बैलेंस आया ये क्रेडिट बैलेंस 19,960। अब सुनो देखो इसी काम को एक और स्टाइल से आप कर सकते थे, एक और भी तरीका था। देखो यहाँ पे अगर असूल की बात करें, सच्चे दिमाग से बहुत प्रैक्टिकल कर काम करें। आपकी मैडम गलत कर देती है कभी कभी चीजों को, क्योंकि इन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम होती है। मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ये तो होगी बैलेंसिंग, ये सब कुछ ऐसे रहेगा, मैं चेंज नहीं करता हूँ, बस थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखाता हूँ। देखो आप, मैं बैलेंस नहीं बदल रहा हूँ, कोई भी बैलेंस चेंज नहीं करूंगा। ये देखो मैं आपको समझाता हूँ, आप नहीं करना, मैं आपको समझाता हूँ। इधर देखो ये एंट्री को हटा रहा हूँ, दोबारा से इस एंट्री पे आओ, इस वाली एंट्री पे जो सेकंड लास्ट एंट्री थी, एक बार गौर से देखो। सेकंड लास्ट एंट्री बोलता है ड्रू फ्रॉम द बैंक फॉर सैलरी ऑफ द ऑफिस स्टाफ 25,000। आप देख रहे हो, सुनो वर्डिंग पढ़ो क्या है उसकी। उसकी वर्डिंग है ड्रू फ्रॉम द बैंक, यानी बैंक से पैसा विड्रॉ किया गया है। कौन से काम के लिए, फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज अगर ईमानदारी की बात करें ना तो ये पैसा पहले ऑफिस में आएगा, फिर सैलरी में बांटा जाएगा। असूल की बात अगर की जाए, अगर सही अकाउंटिंग की बात की जाए, ये शॉर्टकट अकाउंट जो हमने भी किया वो ठीक है, आपके 11th क्लास के हिसाब से ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा काम नहीं होता। जब हमने कहा ना ड्रू फ्रॉम ऑफिस फॉर सैलरी, इसका मतलब ये होगा कि कैशियर बैंक में गया, उसने 25,000 रुपए कैश निकलवाए, वो आया और आके उसने उस पैसे को बुक में एंटर किया 25,000। उसके बाद क्या किया, उसके बाद उसने सैलरी बांट दी। ये होना चाहिए था। तो सर इसकी सही एंट्री क्या होती, अगर सही मायने में मानो ना, आप नहीं करना, आपने जो कर दिया वो ठीक है, अगर सही मायने में मानो, सही तरीके से इसकी एंट्री करो, तो क्या आनी चाहिए थी, पहले आपको दिखाना चाहिए था यहाँ पैसा निकाला गया बैंक से, ठीक है, तो यहाँ दिखाना चाहिए था इधर, ऐसे देखो ऐसे, इसी तारीख लिखना चाहिए था बाय
कितना गया 25,000। लिखो यहाँ क्या लिखोगे, बैंक के अंदर बाय कैश अकाउंट कितना चला गया 25,000, और यहां दिखाना चाहिए था टू बैंक, कितना आ गया, यानी कैश में 25 आ गया, बैंक से 25 चला गया। वो देखो बैंक से 25 चला गया, कैश में 25 आ गया, होगी बात खत्म। ये एंट्री बन जाती कौन सी, असूल की बात है। आप खुद सोच के देखो, अगर आप कंपनी के कैशियर हो और आपको 25,000 निकालने के लिए बैंक में भेजा गया, तो आप 25,000 पहले निकालोगे, वही सैलरी बांट दोगे, बैंक के बाहर खड़े होगे कि पैसे को ऑफिस लाओगे? पहले पैसा ऑफिस में आएगा, ऑफिस में आएगा ना, ये पहुंच गया ऑफिस में, आ गया ऑफिस के अंदर 25,000। अब क्या हुआ, अब आपको बॉस ने कहा सैलरी बांट दे। कितनी सैलरी बांटनी है बॉस, 25 की 25 बांट दे। अब आपने सैलरी बांटी, तो फिर आप एंट्री करोगे क्या, बाय सैलरी 25,000 बांट दी सैलरी आपने, कौन सी तारीख में, सेकंड लास्ट एंट्री थी। फिर लास्ट एंट्री भी कर देते हैं। लास्ट एंट्री कौन सी है, पेड सैलरी, तो सीधी सी सैलरी है, पेड सैलरी टू मैनेजर। कितनी सैलरी दी, 10,000, और ये कौन सी तारीख को। अब मिलाओ कैश बुक, अब दोबारा से मिला के देखो कैश बुक को, और मिलाते दोबारा कैश बुक, ये देखो टोटल में कितना ऐड हो गया होगा, ये हो गया 1,17,600। कितना हो गया, 1,17,600। और यहां देखो, यहां कितना हो गया, वही देखो आप, नहीं ये तो चेक दिया ना सैलरी का, सॉरी ये सैलरी का चेक है, 10,000 बाय चेक है। ये कितना हो गया देखो यहाँ पे 65,000। लो अब मिला के देखो कैश कितना आया, 1,17,600 माइनस 65,000, फिर वही आया 52,600, जितना पहले आया वही का वही सेम आया 52,600। ये काम को करने का स्टाइल है। किताब शॉर्टकट सिखाती है। किताब बोलती है ड्रू द मनी फ्रॉम द बैंक एंड गिव द सैलरी, सीधा सैलरी में दिखा दो। लेकिन ऐसा सच्ची में नहीं होता, सच्ची में ऐसे काम होता है। हाँ कैश बुक मिलेगी, देखो मिल रही है 52,600, बैंक में मिलेगा, आप चाहो तो मिला के देख लो। बैंक में बैलेंस कितना था, उतने का उतना ही है ना, यहाँ तो कोई चेंज नहीं आया, वहां पे चेंज आया होगा ना, कितने का चेंज आया होगा वहां पे, 25,000 उधर 182,960, 182,960 में प्लस कर दो 25,000, कितना हो गया 207,960, ये होगा ना बस। ये देखो ये चेंज आया होगा इधर, यही आया होगा, और तो कोई चेंज नहीं है। बैंक से पैसा निकाला हमने 50,000 प्लस 55,000 प्लस 3,300 प्लस 3,300 प्लस 8,000 प्लस 480 प्लस 480 प्लस 20,000 प्लस 1,200 प्लस 1,200 प्लस 5,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000, वही सेम का सेम आ रहा है 182,960, इसमें कोई चक्कर नहीं है, 182,960, इसमें कोई चेंज नहीं आया, ये सेम का सेम है। देख रहे हो आप, बिल्कुल सेम का सेम आएगा। 182,960 में से इसको माइनस करो, कितना 163 को माइनस करो, ये आएगा 19,960। अगर हम सही महीने की बात करें, सही अकाउंटिंग की बात करें, तो काम ऐसे होना चाहिए था। Whenever we drew the money from the bank for any purpose, we have to first bring it to the office. पहले वो पैसा ऑफिस में आएगा, फिर उसके बाद वो बांटा जाएगा, जो भी एक्सपेंस के लिए बांटा जाने वाला है। लेकिन बुक ऐसे नहीं करती। बुक कहती है ये वाला काम मत करो। Whenever you drew the money for office use, जब कभी ऐसा क्लियरली लिखा हो विड्रॉ द मनी फॉर ऑफिस यूज, सिर्फ उसी केस के अंदर कॉन्ट्रा एंट्री पास की जाए, ऐसा किताब कहती है। लेकिन सही मायने में ऐसा नहीं होता। ये जो सैलरी का पैसा बांटा गया 25,000, ये भी ऑफिस यूज के लिए था। सैलरी किसको दी गई, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं। आई बात समझ में। तो किताब क्या करती है, बुक क्या करती है, जो हमने पहले किया था, बुक ये एंट्री नहीं दिखाएगी, इस एंट्री को नहीं दिखाएगी, ठीक है। बुक ये भी नहीं दिखाएगी, बस ये दोनों एंट्री किताब नहीं दिखाएगी, सीधी एंट्री पास करेगी बाय सैलरी अकाउंट, और उसको कॉन्ट्रा नहीं मानेगी। यानी बुक ये कहती है वेन एवर वी विड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज ओनली, तभी कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी है, अदरवाइज कॉन्ट्रा एंट्री पास नहीं करना। मेरी बात समझे मैं क्या कह रहा हूं, बुक ये बोलती है, ठीक है जी।
तो लो इस क्वेश्चन को खत्म करो। आपने खत्म किया और टाइम पे खत्म हुआ। एक क्वेश्चन और छोटा सा कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10A। अगर आप मेरा साथ दो तो फटाफट कर सकते हैं। 10A आ गया बच्चों का आंसर? 10A का आंसर आया? आ गया? देखो बेटा, टीचर पर डिपेंड करता है। अगर पढ़े लिखे भी तो गलत नहीं करेगी, लेकिन आप मत करो, आप ऐसे ही करो, आप ऐसे ही करो। वो टीचर जो होती है ना, वो क्या बोलती है, कुएं का मेंढक है, उसको डी के कुएं के अलावा कुछ नजर नहीं आता टीचर को, क्योंकि वो एक भी दिन ऑफिस में काम करने। हाँ, अपनी कंपनी के अपने स्कूल के अकाउंटेंट से पूछोगे ना ये वाली एंट्री, तो बोलेगा ये ठीक है, लेकिन अकाउंट्स के टीचर से पूछोगे तो बोलेगी गलत है। आप अपने स्कूल में जो रियल में अकाउंटेंट काम करते हैं ना, स्कूल का भी अकाउंटेंट होता है पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट, वहां जाके सेंटर को डिस्कस करोगे ना, वो बोलेंगे यू आर डूइंग राइट, इनफैक्ट यू आर डूइंग राइट, बुक इज रॉन्ग, वो आपको ये बोलेंगे। लेकिन वही बात अपने स्कूल की टीचर से पूछोगे जो 35 साल से अकाउंट्स पढ़ा रही है, बोलेगी पागल है क्या, किसने बोला ऐसा करने के लिए? जबकि आपके स्कूल का डिपार्टमेंट ऐसी एंट्री पास करता होगा जो मैंने आपको करके दिखाई, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होता है। व्हेनेवर यू विथड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक, द मनी फर्स्ट केम इन द ऑफिस, द मनी फर्स्ट केम इन द ऑफिस, आफ्टर दैट इट स्टार्टेड। कहां जाना है? सैलरी, चली गई सैलरी। लेकिन पहले एक बार पैसे का आना तो दिखाओ, फिर जाना दिखाना। यही तो अकाउंट्स है। वट एवर हैज कम इन एंड वट एवर इज गोइंग आउट हैज टू बी रिकॉर्डेड, नंबर 1, एंड सेकेंडली फॉर वट रीजन इट इज गोइंग आउट हैज टू बी रिकॉर्डेड। यही तो हम कहते हैं, पैसा कहां से आया और पैसा कहां को गया, उसे रिकॉर्ड करना जरूरी है, और किसके लिए आया और किसके लिए गया उसे भी रिकॉर्ड करना जरूरी है। यही तो अकाउंट्स है। लेकिन यहां पे आके मैडम अकाउंट्स को तोड़ देती है, शॉर्टकट मारने के चक्कर में। जैसा किताब करती है वैसा काम करती है। लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, यू गो टू योर स्कूल ऑफिस, स्कूल जो आपका ऑफिस स्टाफ है जहां बैठता है अकाउंट्स, वहां जाके इसी एंट्री को डिस्कस करो। दोनों एक एक पेज पे कर लो, दोनों को अलग अलग बना लो। एक तरफ ऐसे वाली कैश बुक जो बुक बना रही है, एक तरफ जो मैंने कही वो, और आप पूछो इनमें सही कौन सी है। जो हमने बनाई ना, वो बोलेंगे वो सही है। लेकिन देखो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, उसी स्कूल की मैडम उस एंट्री को गलत बोल देगी, लेकिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट उस एंट्री को सही बताएगा। वो बोलेगा यू आर डूइंग राइट, द मनी हैज फर्स्ट कम इन द ऑफिस, देन इट हैज गॉन फॉर द सैलरी। आप मेरी बात समझे? ठीक है जी। तो चलो यही खत्म करेंगे, छोड़ो आगे बच्चे आ चुके बाहर, हम कल आगे बढ़ेंगे, 10th क्वेश्चन को करेंगे। आप भी ट्राई करते रहो।